नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। और आज मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे चढ़ावा, वक्फ और सियासत की। ये चर्चा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की नई कमेटी के गठन के बाद अब सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नया विवाद छिड़ गया है। राज्य के वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों की नियुक्ति को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि यह वक्फ बोर्ड की प्रकृति और परंपरा के खिलाफ है, जबकि बीजेपी का यह कहना है कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक संस्था है और कानून के दायरे में नियुक्तियां की गई हैं। उधर अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और उससे जुड़े विवादों को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और इसके जवाब में बीजेपी और कई हिंदू संगठन पलटवार करते हुए पूछ रहे हैं कि मंदिरों के चढ़ावे पर तो सवाल उठते हैं, मस्जिदों, वक्फ संपत्तियों और धार्मिक संस्थाओं के आय व्यय पर वैसी बहस क्यों नहीं होती? क्या जवाबदेही के सवाल पर सभी धार्मिक संस्थाओं पर समान रूप से लागू होना चाहिए या फिर बहस चुनिंदा मुद्दों तक ही सीमित रहनी चाहिए? यही सवाल आज हम उठा रहे हैं अपने मुद्दे की बात में कि क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार का हिस्सा है या फिर धार्मिक संस्थाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप है? क्या मंदिर और मस्जिद दोनों की व्यवस्थाओं पर एक ही समान मानदंड होने चाहिए? और क्या धार्मिक मुद्दे एक बार फिर राजनीतिक ध्रुवीकरण का माध्यम बन रहे हैं? और इसके साथ ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर जांच चल रही है और इसको लेकर भी तमाम तरह के बयान आ रहे हैं और सुझाव भी आ रहे हैं। और इसी क्रम में वक्फ की जो एक काउंसिल होती है उसी तरह से कुछ लोगों की राय है कि सनातन बोर्ड बनाया जाए और यही जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन पर निगरानी रखे और उनकी देखरेख करे। तो आज हम इसी को लेकर सवाल कर रहे हैं और चर्चा करने जा रहे हैं चढ़ावा, वक्फ और सियासत। अपने मेहमानों के साथ हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि मध्य प्रदेश से ये पूरा मामला सामने आया है तो वो रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। प्रदेश वक्फ बोर्ड की नई कमेटी के गठन के बाद सियासत गरमाई हुई है। इधर नई कमेटी के सभी सदस्यों की अहम बैठक बुधवार को आयोजित की गई। बैठक में बोर्ड के भविष्य के कामकाज, वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, उनके बेहतर प्रबंधन और विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। नई कमेटी ने पारदर्शिता के साथ काम करने और वक्फ संपत्तियों के प्रभावी उपयोग को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। बैठक में आगामी कार्य योजना और विभिन्न प्रशासनिक विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। जब देश की संसद ने पूरे संवैधानिक तरीके से कानून को बनाया और उस कानून का अक्षरशः पालन करते हुए मध्य प्रदेश ने अपने राज्य का वक्फ बोर्ड बनाया, जो देश का पहला बोर्ड है, तो कैसा सवाल कि क्यों लेना चाहिए? कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि 2 बहनों को लेना चाहिए। मध्य प्रदेश ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए 4 बहनों को इसमें सदस्य बनाया है। कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि अगर किसी राज्य का वक्फ बोर्ड बनेगा तो उसमें 2 विशेषज्ञ के नाते नॉन मुस्लिम्स आएंगे। तो मध्य प्रदेश ने 2 विशेषज्ञों के नाते हिंदू भाइयों को उसमें समावेश किया है, तो इस बात पर तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इस मौके पर नव नियुक्त गैर मुस्लिम सदस्यों में भारत सरकार के बनाए गए कानून के तहत जो कमेटी बनाई गई है उसका स्वागत किया। देखिए, हमारे ज्वाइनिंग का पहला दिन था। आज तो प्रारंभिक बैठक थी, इसमें परिचयात्मक बैठक थी। अभी सबका परिचय हुआ, सब हमें यहाँ के जो वक्फ बोर्ड के स्टाफ हैं उनसे परिचय किया और कुछ कमेटी के लोग यहाँ उपलब्ध थे, उनसे हमारा परिचय हुआ। तो अभी प्रारंभिक तौर पे परिचय हुआ और जो यहाँ पे क्या ऑफिस की गतिविधियाँ कैसे चल रही हैं, क्या क्या स्टाफ है, क्या और ज़रूरत है, बिल्डिंग के बारे में चर्चा, इस तरह की अभी प्रारंभिक चर्चा हुई है। अभी सभी हमारे जितने भी सदस्य थे, माननीय सनबर पटेल जी के नेतृत्व में आज सभी सदस्यों ने यहाँ पे पदभार ग्रहण किया है। तो अभी प्रारंभिक तौर पे आज ये बैठक का यही मुद्दा रहा है। पुरानी कमेटी इस सब पे काफ़ी काम कर रही थी। काफ़ी सारी विधवा महिलाओं को पेंशन, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप और ये सारी चीज़ें यहाँ से हो रही थी। और क्या बेहतर हो सकता है, इसमें हमसे जो बन पड़ेगा उसके लिए हम काम करेंगे। आज तो एक प्रिलिमिनरी, आप कहिए इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, जिसमें वक्त के स्टाफ से परिचय, कार्यप्रणाली का जानकारी लेना, ये सारी चीज़ें हुई है। बाकी बोर्ड मेंबर्स आपस में एक दूसरे से मिले हैं, परिचय किया है। अभी तो सिर्फ उतना ही है, थोड़ा सा समय लगेगा। आप एकदम से कोई किसी परिवर्तन की अपेक्षा करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। रुकिए, देखिए, अच्छा ही होगा। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की नई कमेटी की मुस्लिम महिलाओं ने भी सरकार की इस पहल का स्वागत किया और एमपी की तरक्की की बात दोहराई। बहुत अच्छा काम करेंगे। जो भू माफियाओं का ने हमारी ज़मीन जब्त है
उसको निकाल कर शायद हम आज के कल्चर में हमारे जो बेटियां हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं उनके लिए बहुत बड़ा योगदान होगा कि जो ये ज़मीनें लोग जब्त करके बैठे हैं वो निकलेगी, शायद उससे हमारी वक्फ की इनकम बढ़ेगी और उस नियम के अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं। महिला जब किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट में और ओवरऑल वेलफेयर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप किसी मर्द को पढ़ाते हैं, एडुकेट करते हैं तो आप घर को एडुकेट करते हैं, मगर आप किसी महिला को एडुकेट करते हैं तो आप पूरी सोसाइटी को एडुकेट करते हैं। तो वक्फ बोर्ड ने और भारत सरकार ने जो नियम लागू किए हैं, जो न्यू रूल्स एंड लॉज है, उसके हिसाब से बोर्ड में जो 3 महिला सदस्य आज हैं हमारा इंशाल्लाह, तो उनके रहते और उनकी जो गाइडेंस है, उनकी गाइडलाइंस है, उसमें इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल हर तरह का वेलफेयर इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। मध्य प्रदेश में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत पहली बार राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन कर 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है। सीएम मोहन यादव सरकार के इस अप्रत्याशित फैसले ने देश के सियासी और धार्मिक हलकों में एक नया विवाद छेड़ दिया है। जहां बीजेपी इसे पारदर्शिता और सुधार बता रही है, तो कांग्रेस और मुस्लिम उलेमा इसे धार्मिक मामलों में दखल मानकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। तो मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड में 2 हिंदुओं को रखा गया है। 2 विशेषज्ञों को रखने का प्रावधान जो वक्फ कानून बना है उसके तहत है। तो वो 2 विशेषज्ञ जो हैं वो 2 हिंदू हैं। तो अब इसी पर ऐतराज भी जताया जा रहा है कुछ जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं उनके द्वारा, और इधर कहा जा रहा है इसके पक्ष में कि कानून है और कानून का ही पालन हुआ है। बहरहाल अब कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया और उसकी जांच चल रही है। इस चढ़ावा चोरी के मामले के सामने आने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि इसके विरोध में अब सांप्रदायिक राजनीति, या यूं कहें कि इसका जो विरोध है चढ़ावा चोरी कांड का, वो अब सांप्रदायिक सियासत की ओर बढ़ रहा है। ये एक सवाल है। इसके साथ ही अब आज एक बड़ा बयान आया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बाबर की बात उन्होंने की, वक्फ की बात उन्होंने की, उन्होंने कब्रिस्तान की बात की और कहा कि जो पैसा आज विकास के काम में लग रहा है, मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जो चढ़ावे आते हैं, जो लोग जो हिंदू धर्म के लोग हैं उन लोगों का पैसा, वही पैसे समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी तो कब्रिस्तान में लगाए जाते थे। ये एक बड़ा आरोप लगाया है और इसका पलटवार भी समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड में 2 हिंदुओं के रखने के ऐलान से बीजेपी क्या इसको चुनाव में फायदे के लिहाज से इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है? ये तमाम सवाल हैं और इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी होगा, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जब वो बांदा में थे और वहां पर हजारों करोड़ की सौगात जब वो दे रहे थे, तब फिर उन्होंने उस समय क्या कहा। करिए, हम विरासत का संरक्षण करने के लिए जो पैसा आज हमारे जनप्रतिनिधिगण मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य के लिए प्रदान करते हैं, ये पैसा समाजवादी पार्टी, पैसा तो आपका, अंतर यही है बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं। तो ये अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जो लाइन लेकर चल रहे हैं और उसमें उन्होंने अब एक सवाल नया खड़ा कर दिया। कहा कि जो विरासत के लिए मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए जो पैसे आते हैं वो अब उनके विकास में लगाए जा रहे हैं। आज के समय में जब उनकी सरकार है, इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वो कब्रिस्तान में लग रहा था। तो देखिए लाइन और लेंथ अब
किधर जा रही है, क्योंकि 2027 में विधानसभा का उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। तो उस लिहाज से भी लोग इस पूरे बयान को देख रहे हैं या इस तरह के बयान जो मुख्यमंत्री की तरफ से आ रहे हैं उस पर उसका विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि जो मध्य प्रदेश से शुरू हुआ है वक्फ कानून जो बना है, उस वक्फ कानून के तहत जो 2 विशेषज्ञ रखने थे और वो दोनों विशेषज्ञ जो हिंदू धर्म के लोगों को रखा गया है, तो इस पर आपत्ति भी जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुफ्ती सदर मोहम्मद अहमद हैं, उन्होंने कहा कि वो वक्फ की क्या हिफाजत करेंगे जो अपनी धार्मिक संपत्तियों और संस्थाओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। एक बड़ी चोट उधर वो कर रहे हैं कि अब इधर आकर वो क्या कर लेंगे, अपना तो जो है वो नहीं संभाल पा रहे हैं, हमारा क्या संभालेंगे। और ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था। हर धर्म के लोग अपने अपने जो धार्मिक संपत्तियां हैं उसके लिए उनकी कमेटी है और उस कमेटी में उस धर्म के लोग रहते हैं, चाहे सिखों का हो, चाहे ईसाइयों का हो, चाहे हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो। उसमें ज़बरदस्ती इंटरफेरेंस हो रहा है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज एक बेहतरीन पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और वो इस पूरे मामले के बारे में बताएंगे, तह तक जाएंगे कि क्या ये सियासी रास्ता है या फिर वाकई इसकी ज़रूरत है कि हिंदू धार्मिक न्यास जो है उसमें दूसरे धर्म के लोग हों, वक्फ में भी दूसरे धर्म के लोग हों। इस तरह से क्या ज़रूरत आन पड़ी है क्या? चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं आशीष शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया यादव जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। एहसान अब्बासी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर हुदा जरीवाला, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। और इन लोगों से हम इस पूरे मामले के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, चढ़ावा, वक्फ और सियासत के बारे में। तो चढ़ावा चोरी कांड का विरोध अब सांप्रदायिक सियासत की ओर बढ़ रहा है। ये एक सवाल है, क्या बाबर, वक्फ या कब्रिस्तान का जिक्र करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्रुवीकरण कर रहे हैं, या फिर वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू रखने के ऐलान से बीजेपी को चुनावी फायदा होगा? ये एक सवाल बन रहा है। मध्य प्रदेश में आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि वक्फ बोर्ड में 2 विशेषज्ञों में दोनों हिंदुओं को ही रखा गया? दलील इसको लेकर यह भी दी जा रही है कि उसमें तो 2 ही महिलाओं को शामिल करने की बात थी कानून के तहत, लेकिन यहाँ पर 2 और महिलाओं को शामिल किया गया है, यानी कि 4 महिलाओं को किया गया है। तो ऐसा नहीं है कुछ। और उसमें जो रखा गया है उसमें ये नहीं कहा गया है कि कोई हिंदू होगा या मुसलमान होगा, ये नहीं था। तो उसी को लेकर रखा गया है। अब इसी पर विरोध भी हो रहे हैं और मुस्लिम संगठनों के द्वारा भी उठाया जा रहा है। आशीष शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, जरा ये बताइए, क्या ये सब कुछ जो चल रहा है, वक्फ में हिंदुओं की 2 हिंदुओं को रखने का जो मामला सामने आया है मध्य प्रदेश में, अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि राम मंदिर वाला मामला जो सामने आया है चढ़ावा चोरी का, उससे ध्यान भटकाने के लिए, एक दूसरी तरफ बहस को ले जाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है। आशीष जी, आप फिर से एक बार जरा पूछेंगे एक बार? मेरा सवाल ये है ना कि सर, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम अपने पहले सबका परिचय हम करा दें। हमारे साथ आज चर्चा में आशीष शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं। कन्हैया यादव जी, कांग्रेस के हैं। एहसान अब्बासी साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। और डॉक्टर हुदा जरीवाला, आम आदमी पार्टी की नेता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुरुआत आशीष जी आपसे। मेरा सवाल ये है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो ये मामला सामने आया है, इससे ध्यान भटकाने के लिए मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड में 2 हिंदुओं को रखने का जो मामला है, उसको ये कहा जा रहा है कि आप लोग ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इस पूरे मामले को एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? जी नमस्कार सभी। मैं पूरी विनम्रता के साथ आपने जो प्रश्न पूछा है और जो आरोप जिस बारे में आपने बात की है जी, उसकी पूरी विनम्रता के साथ मैं उसको नकारता हूं और ये कहना चाह रहा हूं कि राम मंदिर में जो दुर्भाग्यपूर्ण बातें हुई उससे हम सब लोग दुखी हैं और उसके लिए एसआईटी टीम जांच कर रही है और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके लिहाज से काम आगे बढ़ रहा है।
रही बात आपने जो ये आरोप लगाया कि ये विपक्षियों ने जो आरोप लगाया कि ध्यान भटकाने के लिए या सांप्रदायिक रंग देने के लिए ऐसा किया गया है ये पूरी तरह से निराधार है और ये बताता है कि किस तरह से इस देश के बहुसंख्यक समाज को दरकिनार करते हुए पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति जिसके विपक्ष के लोग जी जाने जाते हैं, उन्होंने एक बार फिर वही परिचय दिया है। मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड में अगर दो गैर अल्पसंख्यक समुदाय के या यूं कहें हिंदू समाज के लोग रखे गए हैं तो क्या ये कानून के विरुद्ध है? वक्फ अधिनियम 2025 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि उसमें महिलाएं भी होंगी, दो गैर मुस्लिम लोग होंगे। पारदर्शिता की दृष्टि से, अच्छे प्रबंधन की दृष्टि से, तो क्या यह कानून का पालन करना ध्यान भटकाने का हो सकता है? ये कानून 2025 में बना, उसके बाद जब वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है तो हमने उस कानून का पालन करते हुए जो विधि सम्मत कार्य है वो किया गया है। और मैं पूरी विनम्रता के साथ ये पूछना चाहता हूं कि आज जब वक्फ बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों को रखा गया है तब विपक्ष के पेट में इतनी खलबली मची हुई है। ठीक है, हम पूछ लेते हैं। कन्हैया जी हमारे साथ हैं, कन्हैया यादव जी। सवाल है अपने मेरे प्रश्न में ये भी शामिल करिएगा जी कि जब कभी कहा गया था कि इस देश के संसाधनों पर एक वर्ग विशेष का हक है, तो क्यों नहीं उस समय आपने सभी समाजों के प्रतिनिधित्व को या अपमानित करने वाले इस बयान का खंडन किया था? ठीक है, कहां तब थे आप, चुप क्यों थे? मेरा सवाल है ये। ठीक है कन्हैया जी, एक सवाल ये है। दूसरी बात जो कि अब ये तो कानून बना और उस कानून के तहत ही ये व्यवस्था है और उस व्यवस्था में दो हिंदुओं को रखा गया, दो गैर मुस्लिम प्रतिनिधियों को इसमें रखा गया है विशेषज्ञ के तौर पर। कोई आपत्ति है इस पर? यह आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि कानून के तहत ही हुआ है सब। नहीं आनंद जी, इस पे कोई आपत्ति नहीं। आप किसको रखेंगे किसको नहीं रखेंगे इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो तर्क दिया जा रहा है कि कानून के तहत रखा गया है, तो क्या ये कानून सभी जगहों पे तो लागू होने चाहिए? सभी ट्रस्टों में लागू होने चाहिए ऐसा? देश में जितने भी ट्रस्ट संचालित हो रहे हैं, जहाँ पे एक दूसरे संप्रदाय, दूसरे धर्म के लोग का ट्रस्ट है, उसमें दूसरे संप्रदाय के लोगों को शामिल करना चाहिए, फिर सारे जगहों पे शामिल कर देना चाहिए। फिर राम मंदिर के ट्रस्ट में भी शामिल करवा दीजिए, वहां पे क्या आपत्ति है? भाई देश तो एक ही है, व्यवस्था तो एक ही चलेगी ना। ऐसी कौन सी आफत आ गई? एक तरफ चंदा चोरी का, राम मंदिर में चंदा चोरी का इतना बड़ा मामला चल रहा है, देश का बच्चा आहत, हर हिंदू ही नहीं देश का हर नागरिक आहत है, और उसी बीच में एक ऐसा मुद्दा ला दिया गया जिससे लोगों का दिमाग उधर चला गया। ये दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया गया। आखिर आप बताइए आनंद जी कि ये जो समय का चयन किया गया है ये सही है क्या? किस परिप्रेक्ष्य में समय की बात करें? चंदा चोरी वाला या उसके बाद की परिस्थिति वाला? चोरी के समय पे ही एक ट्रस्ट में दो गैर संप्रदाय के लोगों को शामिल करना, ये समय क्या बता रहा है आपको, क्या सूचित कर रहा है? अच्छा, मतलब क्यों किया गया होगा? बिल्कुल मैं समझ रहा हूं कि आपका सवाल क्या है, और ये सीधा सवाल अब हुड्डा जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले जरा एहसान साहब के पास हम जाना चाहते हैं क्योंकि ये सवाल आया है। अब देखिए, अब एक सवाल तो ये आ ही रहा है ना सर कि चढ़ावा चोरी कांड का जो विरोध है अब वो सांप्रदायिक सियासत की ओर बढ़ रहा है। कन्हैया जी ये कह रहे हैं कि ठीक है, कानून के तहत तो जो हो रहा है वो है, लेकिन अब ये तो हर जगह लागू होना चाहिए, हर धर्म के न्यासों में ये लागू होना चाहिए। भैया जी, आपका सवाल, आप बहुत ही बेबाक पत्रकार हैं, और एक बात मैं खुद आपसे कहना चाहता हूँ, घर में चोरी होती है तो चोर को कोसते हैं या पड़ोसी को कोसते हैं, या पूरे गांव को गलियारते हैं, या पूरे गांव को डंडा बजाते हैं? घर में चोरी होती है तो चोर के लिए कानूनी कार्रवाई की जाती है या पूरे गांव को ही आप कटघरे में खड़ा कर दोगे? एक विषय। नंबर दो विषय, आजम खान साहब 2012 में किस हैसियत से कुंभ आयोजन के मंत्री बने थे? कहाँ किसी हिंदू ने आवाज उठाई थी? या क्यों बनाए गए थे?
नंबर 3, सर अमरनाथ साइन बोर्ड शुद्धतः हिंदुओं के लिए पवित्र यात्रा है, उससे बड़ी यात्रा हिंदुओं में नहीं है। उस साइन बोर्ड के तहत 20,000 25,000 कश्मीरी मुसलमान कार्य करते हैं सर। किसी हिंदू ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। माँ वैष्णो देवी की यात्रा होती है, उस वैष्णो देवी यात्रा के बोर्ड के अंदर जो लोगों को काम दिए जाते हैं वह कश्मीरी मुसलमानों को दिए जाते हैं। किसी हिंदू ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। अब एक सवाल और है मेरा, एक शिया वक्फ बोर्ड है और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड है। मैं कहना चाहता हूँ सपा के प्रवक्ता से, या कांग्रेस के प्रवक्ता तो है ही नहीं, या जो भाई हमारे मित्र बैठे कन्हैया जी, शिया वक्फ बोर्ड में सुन्नी वक्फ बोर्ड का व्यक्ति कोई है आज तक? जबकि कलमा एक, कुरान एक, अल्लाह एक, नमाज एक, सजदा एक। जब दो में मतभेद है, शिया बोर्ड में सुन्नी व्यक्ति नहीं रह सकता और सुन्नी बोर्ड में शिया व्यक्ति नहीं रह सकता, तो कौन सा दोहरा मापदंड है आपका? और सुनो, हमें तो लूटा था पहले कांग्रेस ने, फिर लूटा सपा बसपा ने। सारी संपत्तियां, वक्फ की संपत्तियां सब खुर्द-बुर्द कर दी। अब तो चिड़िया चुग खेत, अब क्या करने का है? ठीक है, अब तो चिड़िया खेत पूरा चुग चुकी है, पूरा हमारे यतियों की, हमारे बेवाओं की, हमारे गरीबों की, मशीनों की जमीन सारी की सारी इन कांग्रेसियों ने, इन सपाइयों ने। इसको आगे इस पर चर्चा करेंगे। जरा एक रिएक्शन उनका हुदा मैम का भी ले लेते हैं। हमारे साथ हुदा जरीवाला जी भी हैं, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं। बहुत स्वागत है हुदा जी आपका। डॉक्टर हुदा जरीवाला, एक सवाल आपसे। देखिए, अब ये हम लोग तो कहते हैं कि भाई सभी धर्मों में आस्था रखनी चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन सबके अपने अपने अलग अलग न्यास बोर्ड हैं, वक्फ है, किसी का धार्मिक न्यास बोर्ड है, इस तरह से। अब इसमें कानून बना, वक्फ कानून, और उस वक्फ कानून के तहत ये प्रोविज़न आया, और मध्य प्रदेश में जो आया है उसमें 2 वक्फ बोर्ड में 2 हिंदुओं को रखा गया है, 2 गैर मुस्लिम हैं और वो हिंदू हैं, उन्हें रखा गया है। क्या आपको इससे आपत्ति है, या फिर अगर आप इस पूरे प्रकरण को देख रही हैं तो आप इसका किस तरह से विश्लेषण कर रही हैं? क्या लग रहा है आपको कि आखिर इसके पीछे की सियासत क्या है? तमाम पैनलिस्ट को आदाब, जय हिंद। ये जिस तरीके से जो वक्फ बोर्ड की कंट्रोवर्सी निकल के आई है, ये मुझे अपनी आवाज रेपिटेशन में आ रही है, आपको? जी हाँ, आप बोलिए, मैं ठीक करा रहा हूँ। प्लीज ऑडियो चेक करवा लीजिए एक बार। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस रेज करती है ऑटोनॉमी पर, जो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी होती है, उसमें स्टेट इंटरवेंशन का किस हद तक वहां पे इंटरवेंशन हो सकता है, उस पे डेफिनेटली ऑटोनॉमी के क्वेश्चंस पे वो रेज करती है सवाल। उसके अलावा जितने सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका ये कहना है कि इस तरह से आप गैर मुसलमान लोगों को एक वक्फ बोर्ड के जो मुस्लिम, ऑब्वियसली यू नो, आई मीन मुस्लिम्स हैव आइडियली ऑलवेज रिप्रेजेंटेड वक्फ बोर्ड, अब उसमें आप ये कम्युनिटी में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 हमें संविधान का इस बात की इजाजत देता है कि ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उनको अपने, उनकी जो कम्युनिटी के हिसाब से, कम्युनिटी राइट्स के हिसाब से हम अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये कोर्ट्स के लिए ओपन टू इंटरप्रिटेशन होता है, लेकिन इसमें ट्रेडिशनली हमने देखा गया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली इस सरकार के हिसाब से वैलिड हो सकता है, लेकिन उनके पास जुडिशियरी के सामने उसके रीजनिंग को डिफेंड करने के लिए कोई वैलिड पॉइंट्स नहीं है। इफ यू थिंक अबाउट इट, पूरा का पूरा इश्यू कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज हो इसलिए रहा है बिकॉज आप एक डेमोक्रेसी में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ जहां पे राम मंदिर की चंदा चोरी का मामला चल रहा है, आई मीन पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आप नाम पे चंदा चोरी कर रहे हो, आप एक जमीन जो 2 करोड़ में खरीदते हो, महज स्पॉन्समेंट के बाद उसको 18.5 करोड़ में वो जमीन बिकती है, तो ऑब्वियसली
ये मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ये वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड का ये मुद्दा लाया गया है, बिकॉज ऑब्वियसली जितने रिलीजियस मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है कहीं ना कहीं वो इस बात पे उनका फोकस चला जाए, तो राम मंदिर से कम चंदा चोरी के मामले से कहीं ना कहीं ध्यान भटक जाए। इसमें ट्रांसपेरेंसी कहीं पे भी नहीं दिखाई देगी, आपको अकाउंटेबिलिटी कहीं पे नहीं दिखाई मतलब देगी। आपको ये लग रहा है कि ये एक सियासी मामला है और इसको सियासत के लिहाज से ही ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल। और मेरा एक सवाल है भाजपा की गवर्नमेंट से, और यहाँ जितने भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, कि अगर आप लोग का ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंसी है तो फिर ये यूनिफॉर्मली आप ये अकाउंटेबिलिटी ये यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क के तौर पे आप सारे रिलीजियस ट्रस्ट पे ये आप इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करते? आपका फोकस सिर्फ वक्फ बोर्ड पे क्यों है? आप राम मंदिर के ट्रस्ट पे किसी 2 मुसलमानों को रख के देखिएगा, आप सिर्फ ये बात कर लेंगे तो आपके ऊपर एंटी नेशनल और पता नहीं क्या क्या आपके ऊपर इल्जाम लगा दिए जाएंगे। तो अगर आप अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की अगर बात कर रही है बीजेपी, तो डू द सेम थिंग। एक कॉमन रिलीजियस फ्रेमवर्क के तौर पे आप फिर हम मंदिर में मुसलमानों को भी रिप्रेजेंटेशन दे दें। इस बात से नहीं मसला होना चाहिए ना, क्योंकि जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो इंडिपेंडेंट ऑडिट्स के तौर पर आधारित है, और वो इंडिपेंडेंट ऑडिट्स पूरी मेजर रिलीजियस ट्रस्ट, जिसमें मंदिर ट्रस्ट भी होता है, जिसमें सारे अलग धर्मों के ट्रस्ट इंक्लूडेड होते हैं, तो वही स्टैंडर्ड सबके लिए होना चाहिए। अगर ये रिफॉर्म जेन्युइनली बेटर गवर्नेंस के तौर पे किया गया, जो कि बीजेपी वाले आर्ग्यू कर सकते हैं, तो इस पे मेरा सवाल ये है कि इसको आप एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बजाय यूनिफॉर्मली आप सारी की सारी चीजों में इंट्रोड्यूस करिएगा, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इफ यू आर अनएबल टू डू दैट, देन आप इस चीज पे फिलहाल मुसलमानों की जो ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशन का वक्फ बोर्ड है उस पे आप हिंदू मेंबर्स को फिलहाल के तौर पे नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। मेरा ननियाल का ताल्लुक भोपाल से है, और मैं भोपाल की आपको स्थिति बता दूं, एक टाइम पे भोपाल में कोई तासुब बना नहीं होता था, कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। अनफॉर्चुनेटली जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में, इट्स बिन अ गुड मोर देन 15 इयर्स, इतना, और अभी रिसेंट के टाइम पे इतना तासुब बना हो गया है, इतना हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो गया है। और इस तरीके के आप चुनाव 2028 में मध्य प्रदेश में होता है, उससे पहले आप इस तरीके की चीजें करेंगे तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी में डिस्ट्रस्ट और जो एक पब्लिक पॉलिसी में जो कहीं ना कहीं गवर्नेंस का, ट्रांसपेरेंसी का इशू आ रहा है, जिसका जवाब ले लेते हैं। आशीष जी से इसका जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये सवाल हुडा जी का है, सवाल कांग्रेस का भी आया था। अब देखिए, ये कहा यह जा रहा है ना कि आप समय देखकर, वो तो कन्हैया जी ने कहा कि टाइम बहुत मायने रखता है, कोई भी फैसला लिया जाता है, कोई भी सरकार फैसला लेती है तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 हिंदुओं के रखने की बात जो आ रही है ना, उसी टाइमिंग को लेकर कि ये एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, ये आरोप आप लोगों पर लग रहा है आशीष जी। नहीं, देखिए, जिसका टाइम खराब चलता है वो हमेशा दूसरे की टाइमिंग की बात करता है। आपके पास अपनी विश्वसनीयता से व्यक्त करने का, जनता में अपनी उपलब्धियों को गिनाने का, या गुजरे हुए वक्त में आपकी सरकारों में जो भ्रष्टाचार हुए उससे बाहर आने का कोई चेहरा नहीं बचा है, तो आप टाइमिंग को लेकर सवाल उठाएंगे। दूसरा देखिए, डॉक्टर हुदा जरीवाला ये कह रही हैं कि अगर ठीक है आपने वहां रखा, ठीक है, तो इसी तरह की व्यवस्था दूसरे धर्मों के भी न्यासों में होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने वाले कौन लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसमें अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने मामला सब जुडिस है और सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया है, तो जब कभी ट्रस्ट का गठन होगा देखा जाएगा। और कौन लोग इसकी मांग कर रहे हैं? जिन लोगों ने कभी राम भगवान को माना ही नहीं, जिन्होंने उनको एफिडेविट कोर्ट में एफिडेविट जमा किया कि भगवान राम है ही नहीं, वो राम मंदिर में प्रतिनिधित्व मांगने की बात कर रहे हैं। सॉरी, कौन से लोग? मुसलमानों पे इल्जाम नहीं लगा सकते। मुसलमानों ने हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की भी इज्जत करी है, मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया है, मंदिर के ट्रस्ट की मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया है, लेकिन आप बताइए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि भगवान राम काल्पनिक है। मुझे बताइए, मंदिर के ट्रस्ट में, किसी भी मंदिर के ट्रस्ट में क्या आपको कबूल होगा कि मुसलमान रिप्रेजेंटेशन हो? एक मिनट, जरा जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। लेकिन अब एक चीज है ना कि देखिए, अब इसमें ये सारी बातें आप कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये
कि आप कह रहे हैं कि वो लोग जो राम को नहीं मानते हैं वो लोग ये इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो भैया सवाल तो ये भी उठेगा ना कि आप अल्लाह को कहाँ मानते हैं? तो जब आप उनको भी नहीं मानते और उसमें अपने दो नुमाइंदे रख रहे हैं। अल्लाह को मानना और राम काल्पनिक है, इसके लिए हलफनामा देना, ये दोनों में फर्क है। वो कौन लोग हैं जो राम मंदिर के खिलाफ राम सेतु को काल्पनिक कहते थे? देखिए दोनों लोग जो हैं वो अपने अपने धर्म के लिए आराध्य हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो ट्रांसपेरेंसी के लिए जो अभी हुदा मैम ने सवाल उठाया, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी और अच्छे मैनेजमेंट के लिए जब वहां पर गैर मुस्लिमों को उसमें शामिल किया गया है, एक तथ्यात्मक बात है कि जो अपना वक्त ट्रिब्यूनल है उसमें 40,000 से ज्यादा केसेस हैं। वो कैसे केसेस हैं? और उसमें लगभग 4,000 से ज्यादा केसेस तो मुस्लिमों ने रजिस्टर कराए हैं अन्याय को लेकर। ये कहाँ से केसेस आए हैं? ये समस्याएं कहाँ से आई हैं फिर, अगर सब कुछ ठीक चलता है उनके रहने से? तो ठीक है कन्हैया जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा भी है कि देखिए वक्फ की अपनी एक काउंसिल बनाई जाती है और ये मैं एहसान साहब से भी हम समझेंगे, लेकिन एक व्यवस्था है कि उनकी अपनी एक काउंसिल है, वो इसकी रख रखाव देख रेख वो करते हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस तरह की सनातन बोर्ड बननी चाहिए सनातनों के लिए, सनातनी जो धार्मिक स्थल हैं उनकी देखरेख के लिए? और फिर बाकी उनका भी जवाब दीजिए जो आशीष जी बोल रहे हैं। आशीष जी से ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी ट्रस्ट है उसको आप सरकारी नजरिए से देख रहे हैं कि धार्मिक नजरिए से देख रहे हैं? पहले तो ये तय कर लीजिए, उसको ट्रस्ट को सरकारें चलाएंगी कि उसके मानने वाले लोग चलाएंगे, उसको उस धर्म के लोग, उस आस्था को मानने वाले लोग चलाएंगे? पहले तो ये आप डिसाइड कर लीजिए। और अगर चलाएंगी, सरकारें चलाएंगी ट्रस्टों को, तो क्या सरकारें एक ही ट्रस्ट को चलाएंगी, एक ही संप्रदाय के ट्रस्ट को चलाएंगी? बाकी सब ट्रस्ट जो बने हुए पूरे देश में उसको कौन चलाएगा? और क्या एक ही तरीके के ट्रस्ट के अलग अलग नियम होंगे, उनको अलग अलग तरीके से चलाया जाएगा? पहले तो ये तय कर लीजिए। चर्चा तो इसमें होनी चाहिए कि क्या कारण है कि राम मंदिर का मुद्दा जिस समय गर्म है, जिस समय इससे छोटे छोटे बच्चों की आस्था आहत हो गई है, उस पर जवाब देने से बचने के लिए आप एक दूसरा मुद्दा लाके खड़ा कर दिए। उससे चर्चा होनी चाहिए कि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसका जवाब कौन देगा, उसके जिम्मेदार कौन लोग? अभी तक एसआईटी की रिपोर्ट जो आई उसमें किनका नाम आया है? लेकिन एक चीज तो ये भी है ना कन्हैया जी कि हिंदू एंडोमेंट बोर्ड जो है इसका विरोध हो रहा है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि सरकार के हस्तक्षेप की, तो सरकार का जो हस्तक्षेप है वो तो कांग्रेस के जमाने में ही बढ़ गया था और वो बढ़ता जा रहा है। हम कह रहे क्या आनंद जी अभी की बात करें हम लोग, पीछे की बात करें? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि उस समय बढ़ गया था, वो आगे भी चलता रहा है, ये मैं कह रहा हूँ। मतलब उसी लाइन में चल रही सरकार, जो कांग्रेस उसी को मतलब हस्तक्षेप तो रहा है और आज भी है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता होना। और इस तरीके के जिस तरीके से वहां शामिल किया गया, एक्सेप्ट करने भाजपा के प्रवक्ता, ये किसी भी धर्म का जो मानने वाले लोगों का जो ट्रस्ट होगा उसमें दूसरे धर्म के लोग शामिल होंगे, ऐसा मान ले वो, और कह रहे हैं कि पूरे देश में ऐसा यही चलेगा? बता दो यही होगा। राम मंदिर धर्म जो ट्रस्ट बना हुआ है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, उसमें 2 लोगों को शामिल करा दें, मुस्लिमों को। तो इसीलिए तो मैंने ये सवाल किया ना कि क्या आपको लगता है कि जो एक सनातनी बोर्ड बनाने की बात चल रही है, चर्चा चल रही है, इसकी जरूरत है आज? देखिए मैं कह रहा हूं कि किसी धर्म को मानने वाले लोग वो कैसे पूजा करेंगे, कैसे अपनी व्यवस्था देखेंगे, ये वो तय करेंगे कि दूसरे धर्म के लोग तय करेंगे? इस पे चर्चा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आप लोग चर्चा को अलग लाइन पे ले जाके कर रहे हैं। अब अगर मुस्लिम वहां पे शामिल हुए हैं, अच्छी बात। हम कह रहे हैं पूरे देश में जितने भी ट्रस्ट, इस तरीके के धार्मिक ट्रस्ट हैं, उसमें दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करवा दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ ठीक है, बताइए आशीष जी, करवा रहे हैं ऐसा? देखिए देश के लिए सबसे बड़ा कानून है, देश का संविधान सबसे बड़ा है, और वक्फ बोर्ड में मुस्लिम शामिल होंगे, गैर मुस्लिम शामिल होंगे, महिलाएं शामिल होंगी, ये देश की संसद ने तय किया है। एहसान अब्बासी साहब जरा आप बताइए। अब देखिए ये जब पूरा मामला, एक मिनट सर आते हैं, जरा एहसान अब्बासी साहब से भी राय ले लेते हैं। आप सबकी बात आपने सुनी ये दूसरे दौर में भी, और अब ये है कि ये
हम लोग जहां से चर्चा हम शुरू कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में 2 लोगों के वक्फ बोर्ड में जो हिंदू हैं उनके शामिल होने से, वहां के जो सदर मुफ्ती हैं मोहम्मद अहमद साहब, वो कह रहे हैं कि ये क्या हिफाजत करेंगे जो अपनी संपत्तियों, धार्मिक संपत्तियों और संस्थाओं की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। आनंद साहब, पहले तो मैं बता दूं कि जो वक्फ एक्ट है वो ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट कोई भी व्यक्ति बना सकता है, चाहे वो उद्योग में ट्रस्ट बनाए, चाहे सामाजिक ट्रस्ट बनाए, चाहे धार्मिक ट्रस्ट बनाए। ये ट्रस्ट नहीं है, ये एक एक्ट है और इसको लोकसभा में पास होता है। जिनके हिस्से में काला अध्याय है, वो लोग आ रहा हूँ आशीष जी, आ रहा हूँ, जरा एहसान अब्बासी साहब को सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। सर एहसान साहब जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये वक्फ एक्ट है जो कि हमारी देश की महापंचायत के द्वारा नेहरू सरकार ने बनाया था। अभी जो संशोधन हुआ है वो हमारी देश की महापंचायत ने इसका विधेयक लाया और हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इसको स्वीकृत किया है। तो ये ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट अलग चीज है। ट्रस्ट कोई भी समाज का व्यक्ति बना सकता है, कोई धार्मिक व्यक्ति बना सकता है। ट्रस्ट अलग है, बिल्कुल अलग है। ये संवैधानिक बॉडी है और ये निगरानी करती है। ये कोई धर्म स्थल नहीं है। हाँ, इसीलिए कि एक इसी तरह के जैसे वक्फ बोर्ड है, इसी तरह से एक और सनातनी बोर्ड बनाने की जरूरत क्या आ पड़ी है, ताकि वो सारे जो ऐसे धार्मिक न्यास हैं उनका वहां पर रखरखाव की जिम्मेदारी हो। एक बात पूरी होने दो। ये बात सनातन बोर्ड की है ही नहीं, बात वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड ये निगरानी करता है उन संपत्तियों को, जिन संपत्तियों को हमारी यतीम विधवाओं के लिए होती है। कांग्रेस ने लूट लिया, सपा ने भी लूट लिया, बसपा ने भी लूट लिया। तो अब ये सब लुटेरे, तो हम कम से कम हमारे जो हिंदू भाई हैं वो इसकी निगरानी करेंगे तो अच्छी बात है। अच्छा, डीएमओ होता है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में। हिंदुस्तान में 80 जनपद हैं। हिंदुस्तान में 80 जनपद हैं। उन जनपदों में जो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है वो तो सारे हिंदू है ना, उनमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है इनको। क्योंकि ये केवल जो मुस्लिम जो समाज के लोग हैं ये राजनीति को और उकसा रहे हैं। ये संपत्ति का रख रखाव ढंग से हो, सही तरीके से हो, इनको उससे आपत्ति है। इनको आपत्ति ये है कि भाजपा ये कर रही है, इनको आपत्ति ये है। इनको आपत्ति ये है कि हमारे बीच में हिंदू क्यों आ जाए, मतलब हिंदू से व्यापार करेंगे, हिंदुओं से साथ रहेंगे और हिंदुओं का नेतृत्व भी लेंगे। लेकिन हिंदू किस चीज की निगरानी करे, सब सेक्टर की निगरानी करे, वो मंजूर नहीं है। ये कैसी बात हो सकती है? जब आजम खान साहब एक महाकुंभ की निगरानी कर सकते हैं तो हमारे हिंदू बहन भाई जो भी रखे जाएंगे वो हमारी वक्फ की संपत्तियों में मत कर सकते। कायदे से वही तो जैसा कि डॉक्टर हुदा जरीवाला ने भी कहा सर कि ये ठीक है, अगर ये है तो स्वागत योग्य होगा जब दूसरे जो धार्मिक न्यास हैं या सिखों का है या ईसाइयों का है उसमें भी दूसरे धर्मों के प्रतिनिधि हों। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और जहाँ पे चंदा चोरी की सवाल की बात है, जरा एक रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। आपका जो सवाल था अब्बासी साहब से, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। अब्बासी साहब, या भी महसूस करते हैं कि सब सारे धर्मों में एक दूसरे धर्मों के भी प्रतिनिधि हों तो और ट्रांसपेरेंसी रहेगी। आनंद जी, आप फिर मिसकोट कर रहे हो। वक्फ धर्म नहीं है, वक्फ जो बोर्ड है वो निगरानी है। धर्म तो हमारी मस्जिद है, धर्म तो हमारे ईदगाह है, धर्म तो हमारे मदरसे हैं, संपत्तियां हैं, धार्मिक संस्थान हैं जिनका रखरखाव होता है। वही धार्मिक रखरखाव, वही धार्मिक संस्थान और संपत्तियों के रखरखाव के लिए जो बोर्ड है उसमें होना चाहिए दूसरे लोग या नहीं। तो आज तक ऐसा बोर्ड नहीं बना ना। आज तक तो ऐसा बोर्ड, आज तक तो वक्त में भी ऐसा कभी नहीं हुआ था। अभी तो सुनो, इस तरह का बोर्ड बनेगा तब बात करेंगे ना। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि तब उसमें जरूरत वो होनी चाहिए ना, तब कुछ और ट्रांसपेरेंसी होगी। मैं वो पहले बोर्ड बना, चलो बच्चा पैदा हुआ नहीं है, अब सभी जारी कर लिया आपने, पहले बोर्ड बना हो तब बात करेंगे ना। अभी तो वक्फ बोर्ड की बात है। अरे वही तो पहले वक्फ में भी तो वही नहीं, वक्फ में भी तो पहले नहीं था और नई व्यवस्था हुई। यही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें तो क्या ये व्यवस्था दूसरी जगहों पर भी होनी चाहिए। मैं तो फिर बोर्ड बने ना। अभी तो जो सुनो, हमारा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, हमारा एनजीओ है, उसमें कोई हिंदू है,
उसमें कोई सिया है, उसमें कोई पसमानदा समाज के लोग हैं? नहीं है, उनकी मर्जी है भाई। जो एनजीओ है उनमें किसी का दखल है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए आप इसको डॉक्टर हुदा जरीवाला, आप इसको सियासी फैसले से जोड़ रही हैं। अब देखिए ये मध्य प्रदेश तक ही नहीं है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की तरह ही उत्तर प्रदेश के भी जो भी वक्फ बोर्ड है वही स्ट्रक्चर यहां भी बनाया जाएगा। मतलब अब ये एक शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल, आप ये देखिए ना किस तरीके से आप अलग अलग तरीके लाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग लोगों में डिवाइड क्रिएट करने के लिए, हिंदू मुसलमानों में मजीद और नफरतें पैदा करने के लिए। मैं इस वक्त यूपी में बैठ के नोएडा में ये डिबेट कर रही हूँ। मैं घर के ऊपर नहीं जा पा रही, गाड़ी में बैठ के करना पड़ रहा है बिकॉज यहाँ बिजली नहीं आ रही है। पूरे एरिया में बिजली नहीं है, बस ये कुछ पब्लिक की स्ट्रीट लाइट से वो चल रही है। कहने का मतलब ये है कि आप बिजली तो प्रोवाइड कर नहीं सकते सही से, आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर नहीं सकते। हजारों की संख्या में स्कूल्स हैं जो बंद पड़े उत्तर प्रदेश में। आप कोई ढंग का काम कर नहीं सके उत्तर प्रदेश में। आप लोगों के लिए एक्चुअल सुविधाएं नहीं क्रिएट कर सके। बस यही मंदिर, मस्जिद, वक्फ बोर्ड, कभी कोई बुलडोजर चला देना मस्जिद में नीचे मंदिर ढूंढना। आई मीन इस मुद्दों के अलावा आपके पास एक्चुअल चुनावी मुद्दे 2027 के लिए आदित्यनाथ जी से मैं एक ओपन चैलेंज दे के उनसे पूछ रही हूँ कि आपके पास जेन्युइनली कोई पॉलिटिकल मुद्दा हो जिस पे आप चुनाव सही मायने में लड़ सके। आप अखिलेश यादव जी को जितना बुरा भला खेले, आप राहुल गांधी जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, आप सारे विपक्षी नेताओं को बुरा भला कहते, ठीक है आप तो अच्छे है ना, आपने क्या काम किया वो गिनवा दीजिए। आप बता दीजिएगा कि आप पब्लिक के पास। लेकिन एहसान साहब तो इसका स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का, एहसान अब्बासी साहब जो हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर स्वागत ट्रांसपेरेंसी पे होता है, पब्लिक ट्रस्ट पे होता है, अकाउंटेबिलिटी पे होता है। आप अगर इस चीज की इजाजत दे दे कि किसी मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमान लोग उसके मेंबर्स हो सकते हैं, सिख लोग मेंबर्स हो सकते हैं, या कोई दूसरे धर्म के लोग मेंबर्स हो सकते हैं, तो ठीक है, फिर ये जस्टिफाइड होगा। जब आप वो नहीं कर सकते तो आप ये भी नहीं कर सकते। प्लस आप आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरह से आप रिलीजियस मैटर्स में कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करके, इंटरफेरेंस करके आप कॉन्स्टिट्यूशनली गलत कर रहे हैं। और एक बहुत अहम जो मुद्दे की बात ये है वो ये है कि आप राम मंदिर के जो ये अभी चंदा चोरी का मामला हुआ है उसमें आप ऑडिटिंग नहीं करा रहे हैं। आप पब्लिकली लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं। लोग इस बात पे बोल रहे हैं, मल्टीपल लोग इस पे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। ना आप ऑडिट करा पा रहे हैं, ना आप डिक्लेयर करा पा रहे हैं कि चंदा चोरी के ट्रस्ट में कितने एक्चुअली कितना उसमें चंदा आया था और उस पे कितना ज्यादा आपने घोटाला किया है। ये जो घोटाला जो सामने आ गया हमें वो पता है, एक्चुअल घोटाले के आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो चढ़ावे का मामला हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड पे किसी रिप्रेजेंटेशन का मामला हो, आप ट्रांसपेरेंसी रखिए हर हाल में, और अकाउंटेबिलिटी दोनों पक्ष से, चाहे वो मुस्लिम्स हो, नॉन मुस्लिम्स हो, किसी भी धर्म के लोग हों। बिकॉज राइट नाउ आप जो कर रहे हैं वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप जो ये मामला लेके आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। ध्यान भटकाने के लिए ही है पूरा जो मामला है। उस पूरे मामले पर आरोप चारों तरफ से यही हो रहा है कि ध्यान भटकाने की ही एक कोशिश है, ध्रुवीकरण की एक कोशिश है। अगले साल चुनाव होने वाला है और उस चुनाव को देखते हुए ही इस तरह के फैसले या इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। जल्दी से जवाब दे दीजिए आशीष जी। आशीष जी, आवाज आ रही मेरी आपको? विजय जी आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है सर जी। जी अब देखिए, भटकाने का कोई मतलब नहीं है विजय जी। और जो बात अभी अब्बासी साहब कह रहे थे वो बहुत गौरतलब बात है कि वक्फ और ट्रस्ट दोनों के बीच में जो एक डिफरेंस है उसको समझना चाहिए। ट्रस्ट कोई भी बना सकता है, लेकिन वक्फ की जो बॉडी है उसको गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इस तरह की प्रॉपर्टीज की देखरेख के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए, मिसयूज को रोकने के लिए, जो धार्मिक तौर पे अलग अलग कार्यों के लिए लोगों ने डोनेट की है। तो दोनों में फर्क है और उसकी बॉडी में फर्क होना स्वाभाविक सी बात है। और जो कुछ भी हुआ है वो पूरी तरह से न्याय सम्मत हुआ है। देश की सबसे बड़ी पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा पारित किए गए कानून के मुताबिक हुआ है। और मैं तो स्वागत करूंगा कि अगर इस तरह के
उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की व्यवस्था हो, जो इस तरह के जो वक्त की संपत्तियों को लेकर जो विवाद, ट्रिब्यूनल में हजारों विवाद, जिसमें तमाम अपीलें मुस्लिम पक्षों द्वारा की गई हैं कि उनकी संपत्तियों का मिसयूज किया गया है अलग अलग तरह से, उसको निपटाने के लिए ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से इस तरह के निर्णय आगे भी होते रहे, आगे भी सरकारें, उत्तर प्रदेश में भी सरकार इस तरह का गठन करे, मैं इसका स्वागत करूंगा। कन्हैया जी। आशीष जी के आपके माध्यम से मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि क्या सारे विवाद जो हैं वो मध्य प्रदेश में ही है? नहीं, उत्तर प्रदेश में भी कह रहे हैं। अरे योगी जी बोल दिए कि उत्तर प्रदेश में भी हम उसी तर्ज पर करने जा रहे हैं। नहीं, और केवल जो है उसी में होगा, मुस्लिम धर्म जो संप्रदाय के ट्रस्ट या जो इस तरीके की संस्थाएं हैं उसी में केवल दूसरे धर्म के लोग शामिल किए जाएंगे, बाकी कहीं कोई जरूरत नहीं है, बाकी पूरा देश चंगा है, कहीं किसी तरीके कोई समस्या नहीं है। और भी धर्मों में दिक्कतें हैं, आप इसी जरा उनको भी देख लीजिए। हम क्यों ना जो है राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा, उसमें 2 मुस्लिम भाइयों को शामिल करा दीजिए, SIT में शामिल करा दिए होते, कम से कम वही लोग जांच करके बता देते कि कितना चोरी हुई है। आप लोग तो कर नहीं पा रहे, अभी तक यही नहीं बता पा रहे कि कितने चोर थे और कितने की चोरी की है। आशीष जी मेरी बात सुन रहे हैं क्या? जल्दी से आशीष जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। एक आखिरी कमेंट चर्चा का एहसान साहब से लेंगे। आशीष जी। मैं कह रहा था जो लोग अयोध्या आने का साहस नहीं कर पा रहे, उनके मुंह से प्रभु श्री राम, राम मंदिर, आस्था, ये सारे विषयों को सुन के सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और रही बात जो वक्त में कानून बना है, वो पूरी तरह से देश की पंचायत द्वारा पारित कानून के तहत बना है और कानून का राज पूरे देश में हो, मैं इसका स्वागत करता हूं और ऐसा होना चाहिए। एहसान अब्बासी साहब, अब आप आखिरी कमेंट इस चर्चा का दीजिए। क्या आपको लग रहा है कि ये जो कदम उठाया गया है, ठीक है, वो कानून पास हुआ, उस कानून के तहत ही 2 विशेषज्ञों को रखा गया और 2 विशेषज्ञ जो रखे गए वो गैर मुस्लिम हैं और हिंदू हैं, उनको रखा गया है, लेकिन क्या इससे अब एक नई परंपरा शुरू होगी? उत्तर प्रदेश में भी परंपरा शुरू होगी? इसका सांप्रदायिक राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा या इसके जरिए ध्रुवीकरण भी हो सकता है? नहीं आनंद जी, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल है, क्योंकि मैं पसमंदा समाज से आता हूँ। गरीब, यतीम, विधवाओं, बेवाओं का जो समाज है, उस समाज से आता हूँ जो बहुत गरीब है, बहुत यतीम है। मैं उसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये हमारे लिए गौरव का पल है कि आज कम से कम एक ऐसा सरकार आई है, एक ऐसी सरकार आई है जिसने हम गरीबों की को जो जमीन खुर्द-बुर्द हो रही थी, जो हो गई थी, उसको संभालने के लिए एक अपना नुमाइंदा उस बोर्ड में रखेंगे। वो नुमाइंदा बोर्ड में होगा और वो जो जमीन है जो हड़पी हुई है, जो जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, अभी दिल्ली के मैं नोएडा में रहता हूँ, दिल्ली में 250 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जहाँ पर कब्जे हो रखे हैं मुसलमानों के, चाहे वो कांग्रेस के मुसलमान हो, चाहे सपा के मुसलमान हो, चाहे बसपा के मुसलमान हो, चाहे आम आदमी पार्टी के मुसलमान हो, उनके पास संपत्ति है। वो संपत्ति हमारी वापस की जाए गरीबों, यतीमों की, बेवाओं के लिए। उसका जो इनकम आ रही है हमारे गरीबों, बेवाओं के लिए स्कूल बनाए जाए, उनको शिक्षा दी जाए, उनके लिए मकान बनाए जाए, उनकी शादी कराई जाए। ये मेरे समाज के लिए बहुत बड़ी बात होगी, जो पसमंदा समाज है। अभी दर्द किनको हो रहा है? दर्द हो रहा है उन अतराफों को जिन्होंने संपत्ति हड़प रखी है, जिन्होंने उन पे डाका डाला हुआ है। तो अब तो जो सरकार, इसका विरोध भी तो हो रहा है ना इस फैसले का। मध्य प्रदेश में भी वो काफी विरोध हुआ है, मुस्लिम संगठनों के कई बड़े नेता जो हैं उन लोगों ने विरोध किया है। विजय साहब, जिसने संपत्ति हड़प रखी है वो तो चिल्लाएगा ना जी। जिसने चोरी कर रखी है, जिसने डाका डाल रखे हैं गरीबों के हक पर, वो तो चिल्लाएगा, रोएगा, छाती पीटेगा। लेकिन अब वो वक्त चला गया है, अब ये वक्त चला गया है। अब हमारी जो संपत्ति है गरीबों की, विधवाओं की, बेवाओं की, वो संपत्ति वापस आएगी। नहीं, वो कह रहे हैं ना सर कह रहे हैं कि पहले भी सरकारी अधिकारियों के रखने का एक प्रावधान था और फिर उसमें इस तरह के फिर ये प्रावधान जोड़ दिया जाना और इन ऐसे लोगों को हिंदुओं को रखना है, गैर मुस्लिमों को रखना। मैंने अभी कहा है कि जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसके एक अधिकारी है, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, वो सारे के सारे 80 जिलों में 90% हिंदू हैं। कभी किसी ने आवाज क्यों उठाई? क्योंकि इन पास पढ़े लिखे लोग ही नहीं है। उसके लिए क्वालिफाइड लोग चाहिए, उसके लिए समझदार लोग चाहिए। जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है वो मुसलमानों के अधीन के लिए काम करता है। वहाँ पर सारे के सारे हिंदू हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं, उनसे आपत्ति इनको नहीं है।
इनको तो जो जमीन वापस करनी है, उनकी निगरानी रखनी है, उनकी जमीनों को वापस कराना है, तब उससे हो रहा है। क्योंकि डीएमओ है वो वक्फ को भी देखता है, वो जो अल्पसंख्यक योजना उनको भी देखता है, उनको देखता है केवल। अब जब बोर्ड में हिंदू व्यक्ति आएंगे, तब महिलाएं जब पुरुष आए, वो फिर इनकी नाक में से नकेल डालकर जमीन खींचेगी, तो रोएंगे, चिल्लाएंगे, दर्द होगा इनको, ये तो होगा। आज कल मध्य प्रदेश में है, परसों उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक, अब डॉक्टर हुदा जरीवाला एक आखिरी कमेंट आपसे भी। अब देखिए बोर्ड जो है, उस बोर्ड में कई सारे सदस्य हैं, उसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य हैं, उससे क्या समीकरण बिगड़ जाएगा या इससे उसके स्ट्रक्चर पर कोई असर पड़ेगा या पड़ सकता है? देखिए, बात 2 गैर मुस्लिम शख्स को वहां पे अपॉइंट करने की नहीं है। बात यह है कि आप ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव क्या मैसेज देना चाह रहे हो। अगर आप यहाँ पे वक्फ बोर्ड के अंदर अगर आप 2 गैर मुस्लिम लोगों को रख सकते हो, तो फिर किसी हिंदू ट्रस्ट में, किसी सिखों के ट्रस्ट में, किसी भी और दूसरे ट्रस्ट में भी आप हिंदू मुस्लिम दूसरे वर्ग के लोग भी आप रख सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि उस तरफ बढ़ा, ये भी तो हो सकता है कि जो आप कह रही हैं उस तरफ बढ़ने के लिए ये पहला कदम हो। पहला कदम आप इतने सेंसिटिव जो हिंदू मुस्लिम के स्टेट, चाहे वो यूपी हो चाहे एमपी हो जो 28 में चुनाव में जाने वाला है, यूपी जो अगले साल चुनाव में जाने वाला है, आपकी टाइमिंग क्वेश्चनेबल है। अगर आपके पास अकाउंटेबिलिटी है और अगर आपके पास कुछ हाइड करने को नहीं है, कुछ छुपाने को नहीं है, तो ठीक है, फिर आप हर तरीके से इसको बिल्कुल ही लागू करिए। आप एक सेंसिटिव, आप ये सोचिए मध्य प्रदेश में काफी संख्या में मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, और ट्रेडिशनली वहां पे कोई आपको दंगे फसाद के मामले सुनने में नहीं आते थे। लेकिन जब से भाजपा आई, आपको लिंचिंग के मामले भी सामने आ रहे हैं, आपको वो भोपाल में उस मुस्लिम लड़के को होटल से निकाल के मारा गया, यू नो जिहाद के नाम पे, पता नहीं लव जिहाद के नाम पे, इस तरीके के मामले जो नहीं सुनने में आते थे, अब मध्य प्रदेश में ही आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो बहुत टाइम से आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट्स को अगर इस तरीके का, चाहे वो चढ़ावा की बात हो, चाहे वक्फ की बात हो, हर तरीके से ट्रांसपेरेंसी अगर गवर्नमेंट देने को तैयार है, अकाउंटेबिलिटी देने को तैयार है, कुल मिलाकर यही है कि इस तरह के फैसले लिए जाए तो उसको सांप्रदायिकता के आवरण से नहीं, बल्कि एक ट्रांसपेरेंसी के आवरण से, कि जो लोग हैं उन लोगों को फायदा मिले। कहीं पर अगर गलती हो रही है तो उसको सुधारा जाए, उसको रोका जाए, ये सोच होनी चाहिए और इसी सोच के तहत फैसले लिए जाने चाहिए, कानून बनाए जाने चाहिए और उन कानूनों का पालन होना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आशीष शर्मा जी, एहसान अब्बासी साहब आपका भी, कन्हैया यादव जी और डॉक्टर हुदा जरीवाला आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चढ़ावा, वक्फ और सियासत में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।